आप सबका अमरीन पाठशाला में स्वागत है। आपकी अपनी हिंदी टीचर आज फिर से जो हमारा पाठ चल रहा है, एक साहित्य की डायरी मुक्ति बोध चल रहा है। यूनिट 10 यूजीसी नेट जेआरएफ सेट परीक्षाओं के लिए, टीजीटी पीजीटी केवीएस परीक्षाओं के लिए, उसका जो टॉपिक है आज हम 5 नंबर 5 नंबर और 6 पार्ट 5 जो है वो करने वाले हैं, जिससे इसमें है सड़क को लेकर एक बातचीत टॉपिक है, उसके अंतर्गत एक टॉपिक और लिया एक मित्र की पत्नी का प्रश्न चिन्ह। इन दोनों टॉपिक को हम पार्ट 5 के अंतर्गत करेंगे। और चलिए ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम क्लास की तरफ बढ़ रहे हैं। और जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन पे क्लिक करेंगे, ऑल पे जाकर क्लिक कर देंगे, जिससे सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। चलिए ज़्यादा समय बर्बाद ना कर रहे हैं हम और पढ़ रहे हैं। सड़क को लेकर एक बातचीत, क्या बातचीत होती है तो देखते हैं। अब यहाँ पर गजानन माधव मुक्तिबोध बोल रहे हैं कि इंदौर में मेरे घर के पड़ोस में सेमल का ऐसा विशाल शतभुज वृक्ष था जिस पर हजारों कौवे बैठे रहते थे। इंदौर की बात हो रही है। इंदौर कहाँ है? एमपी मध्य प्रदेश में है, एमपी में है, तो ध्यान रखिए। इंदौर एमपी मध्य प्रदेश भोपाल जहाँ है वहाँ पर है कि इंदौर में मेरे घर से पड़ोस में सभी सेमल के एक ऐसा विशाल शतभुज वृक्ष था जिस पर हजारों कौवे बैठे रहते। कौवे क्रो जिसे बोलते वो बैठे रहते थे। सुबह आँख खुलते ही कौवों की विचित्र काँव काँव कानों में समा जाती। शाम को जब आसमान की लाली समलाने लगती तो उनकी पुकार में एक अजीब तेजी से आ जाती। लगता कि मन के भीतर जो बहुत कुछ दबा है वह सब मिश्र अस्पष्ट औघड़ कर्कश शब्द सरों से बाहर एकदम निकलना चाहता है। इन दिनों मेरी हालत लगभग यही थी। फर्क इतना था कि मैं कुछ भिन्न बात कहना चाहता हूँ, चूँकि मैं कौवा नहीं हूँ। जो नहीं कहा गया वह शाम को घर लौटते वक्त दिमाग की दीवारों में टकरा कर उठता है। मतलब मुझसे सारी बातों मैं अपने विचार जो मन के होते मैं कह देती हूँ, अगर नहीं कह पाता तो वह विचार मेरे मन में मेरे दिमाग में चलते रहते हैं। विचारों में एक विचित्र प्रकार की उत्तेजना होती है। इस उत्तेजना को यदि पी लिया जाए तो वह दिल की तकलीफ देती है। मैंने लिख डालने की भी बहुत कोशिश की, लेकिन जिंदा बात इतनी शीघ्रतापूर्ण अपनी शाखा प्रशाखाएं विकसित करती जाती हैं, उन्हें फंसाती जाती कि मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। उसको जिंदा विकास की गति के साथ साथ आकर्षणशील मन की गति बराबर बनाए रखना बहुत कठिन हो जाता है। यह मामूली अड़चन नहीं थी, लिखने में भी बहुत कुछ सोचना समझना पड़ता है। ये बात यहाँ पर गजानन माधव मुक्तिबोध कह रहे हैं, मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, अपने मन से लड़ना पड़ता है कि सही बातें लिख पाऊँ। लेकिन इतने में मेरे एक मित्र आ ही गए। उन्होंने जो कुछ मैं हूँ उससे पिंड छुड़ाने का काम किया। जो मैं कुछ हूँ उससे पिंड छुड़ाने का काम करता हूँ। मेरा मित्र आता है। मैंने मुस्कुरा कर कहा, बड़ा अच्छा हुआ आप आ गए, कुशल तो है? उन्होंने जवाब दिया, मेरी रचना वापस आ गई मेरे साथ। मेरे माथे पर बलते मैंने चिंतित होकर पूछा, ऐसा क्यों? उन्होंने कागज़ सामने रख दिया। संपादक महोदय ने कुछ पंक्तियाँ निकाल कर देने का आदेश दिया है। रचना बहुत अच्छी थी, वे खुद तारीफ कर गए थे, उन्होंने ही मांगी थी इसलिए भेज दी गई। संपादक सज्जन साहित्य कला के एक नेता भी हैं। उनकी बात एक वजन है, गंभीर है, कला का मर्म समझते हैं। नवयुवकों को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से नहीं, वरन सभी सफल की मौलिकता और सूझबूझ के कायल होने के कारण वे नई प्रवृत्तियाँ रुचि भी बहुत अधिक लेते। उनके विचार मुझे नहीं जमते, किंतु फिर भी मेरे लिए और मेरे मित्र के लिए आदरणीय। यदि विचारों में मेरी उनसे मतभेद हो जाता तो वह निवेदनीय बात न होती, वह स्वाभाविक ही था। मैंने विषय बदल लिया। मैंने जैसे कहा कहीं अनावश्यक रूप से घुल रहा था, किंतु मेरे मित्र अजीब आदमी थे। एक अरसे से मैं ये सोच रहा था कि उन्हें डांट दूँ, फिजूल मिलते रहने की उन्हें आदत थी। पहले मुझे भान हुआ कि अच्छे आए, ज़रा शगल रहेगा, लेकिन जब उन्होंने अपनी नई कविता की दुर्घटना बताई तो उन पर ज़्यादा क्षुब्ध हुआ। यह सही है कि वे बहुत अच्छे लिखते हैं, उनके साथ मर्ज़ यह है कि वे साहित्यिक दुनिया में रात दिन रहना चाहते हैं। मेरा स्वभाव या सिद्धांत या प्रवृत्ति कुछ ऐसी है, मेरे ख्याल से जो शायद सही भी है कि जो व्यक्ति साहित्य दुनिया से जितना दूर रहेगा उनसे अच्छी साहित्यिक बनने की संभावना उतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। साहित्य के लिए साहित्य से निर्वासन आवश्यक ही। साहित्य लिखने के लिए साहित्य से दूर जाना पड़ेगा और उसके बारे में दूर बैठकर कहीं सोचना पड़ेगा, दूर कई विचारों में जाकर देखना पड़ेगा, कई विषयों को देखना पड़ेगा। इसलिए साहित्य से दूर हटके कुछ कभी लिखना चाहो तब बहुत अच्छा लिख के आएगा, उभर कर आएगा। ये सारी बात गजानन माधव मुक्तिबोध बोल रहे हैं। वे सज्जन साहित्य दुनिया की
सब खबरें मुझे बेमागी दे जाया करते थे। उनकी लंबी चौड़ी खतो खिताब है, उनके परिश्रम की प्रति सराहना का भाग भी है मुझ में है, क्योंकि मैं वैसा नहीं कर सकता। न मालूम कितनी ही वांछनीय और इष्ट बातें मुझे नहीं हो पाती। मेरी बेरुखी का मज़ा लेते हुए मेरा यार बोला, वहाँ आपका बहुत तारीफ़ हो रही थी। मेरे मन में उससे कहा, कहाँ बोलो जल्दी कह डालो। जमान ने उससे कहा, क्यों, क्या बात है? उसने गंभीरता पूर्वक जवाब दिया, नहीं, आपको वह बात बहुत पसंद आई। मेरे मुंह से सिर्फ इतना निकला, सच अपना भाव दबा डालने की मुझे आदत है। ये मेरी बौद्धिक संस्कृति है। इसकी दो विशेषता, एक भीतर ही भीतर दूसरों को सूच अवमान न करना, दूसरी हमेशा अविश्वास लेकर चलना, संशय आत्मा बने रहना। दोनों बातें बड़ी अच्छी हैं, वे मुझे दूसरों से अछूता छोड़ देती हैं, अप्रभावित, अलग और निसंग। इससे बहुत सी स्वाभाविक तकलीफें बच जाती, किंतु इसमें एक विरोध भी है। वे निसंगता जल्दी ही खलने लगती है। मन चाहता है कि सभी साथी रहे, मन उनमें घुले मिले आदान प्रदान हो, बसती रहे, नशा रहे। यह संयंत्र जीवन किस काम का? अपने द्वारा तैयार की गई है निसंगता दुधारी तलवार है, ये स्वयं पर चोट करती है। किंतु मज़ा यह है कि सब कुछ जानने बूझने के बाद भी निसंगता साथ रहती है और उसे दूर करने की कोशिश भी। अब आप समझ गए होंगे कि मैं अपने इस अवांछनीय मित्र को अपने साथ क्यों हिलकने देता हूँ। लेकिन अब उसे मेरी तारीफ की घटना सुनाई तो मेरी उदासी भग गई। मेरी तारीफ ही उसने बताई कि तारीफ़ें कैसे कैसे लोग करते हैं, तो मैं जो उदास बैठा हुआ था, मेरी सारी उदासी अलग हो जाती, क्योंकि मुझे पता चला कि लोग मेरी तारीफ़ भी कर सकते। लगा कि मुझे पहचानने वाले लोग भी मौजूद हैं, लेकिन मेरे दोस्त पहले दर्जे के आप पापी था। उसकी बातों का पता चल गया कि वह उसकी खूबसूरत किंवदंती थी, फिर भी मैं खुश हो गया। उससे मेरी इतनी फिक्र तो है कि मुझे गंभीर देखकर वह हंसाना चाहता है, मुझे परवाज़े के बाहर निकालना चाहता है, मुझे गम से बाहर निकालना चाहता है। और फिर अकस्मात अचानक अपने मुद्दे पर आ गया मेरा दोस्त। उसने मुझसे पूछा, जो कुछ आजकल चल रहा है नई कविता के संबंध में, उसमें अभिरुचि का भी एक रोल है ना? कि अभिरुचि का भी, एप्टीट्यूड जो होता है उसका भी एक रोल है। वह काफ़ी हद तक सही कह रहा था। कविता के बीच के स्टैंजा में, यदि उस स्टैंजा कहा जाए तो बात आवेश के साथ किंतु साफ साफ कह दी गई है। उसे अंश को पूर्वात रूपक में कही गई है, अंत में एक रूपक में किया गया है। दोनों रूपक अच्छे थे, किंतु मध्य के स्टैंजा में भावना ने खुलकर आवेश के साथ प्रकट होना शुरू कर दिया। खुले खुले धूप भरे गर्म पठासा वह अंश न केवल बहुत अच्छा था, वरन सहित भी था। समाज में पाई जाने वाली कुछ अवसरवादी प्रवृत्तियों पर उसमें गहरी चोट की गई थी। बस कविता यही कमज़ोर हो गई। अब उसके साथ साथ एक तथ्य और लीजिए। मेरे एक परम प्रिय मित्र ने आजकल में एक लेख लिखते हुए घोषणा की थी कि नई कविता में हृदय के अवेगात्मक चित्र, जोश और आवेश की विशेष ध्यान नहीं हो सकता कि आधुनिक कविता गहरी न मालूम हो, किंतु वास्तविकता यही कि उसे आवेश को स्थान नहीं। आज की कविता बौद्धिक और आत्मीय है। इस वास्तविकता को मैं स्वीकार कर सकता हूँ, रियलिटी को स्वीकार कर सकता हूँ, किंतु उसे मैं परिवर्तन ज़रूर करना चाहता हूँ। मैंने अपने सामने बैठे हुए मित्र से कहा और स्वयं कुछ उद्विग्न होकर जोड़ा, इस आवेग को काटने देने का खास मतलब? मित्र ने कहा, बिल्कुल। वह कहता गया, जहाँ आवेश स्वभावता नहीं, वहीं आवेश या आवेग लाना बिल्कुल गलत है। पुरानी कविता यही किया करती है, किंतु जिंदगी में तो आवेश है, आवेग, उद्वेग, चिंता और क्षोभ है। उसे निकाल देने वाले कौन होते? मैं सिर्फ मुस्कुराया। बाद में मैंने कहा, भाई पहली बात नहीं, कविता आधुनिक भावबोध पर चलती है। स्वीकार है हमें यहाँ यह मान्यता है कि सबका आधुनिक भावबोध समान है, किंतु यह दुर्घटना सूचित करती है कि दुनिया आधुनिक भावबोध में वह हिस्सा शामिल नहीं है जो आवेश मूलक है। भावबोध करने वाली दृष्टियाँ इतनी भिन्न भी हो सकती हैं और होती है कि अभिरुचि भी भिन्न भिन्न हो जाती है। नई कविता संबंधी एक अभिरुचि मात्र गद सह सकती है, लेकिन आवेश गद नहीं, दूसरी अभिरुचि नहीं। कविता का विन्यास अपनाते हुए मैं आवेश यथार्थ को यथार्थ से संवेदना के रूप में प्रस्तुत करना चाहती है, इसलिए कि जिंदगी में वैसी परिस्थितियां हैं। मेरी ही बात को उसने और अच्छे ढंग से कहना चाहा। उसने कहा, ये
आवेश दिन में खराश पैदा करता है, एक कड़वाहट भर देता है, इसलिए वह जमता नहीं। ऐसे आवेश को निकाल फेंको, इसलिए कि आवेश प्रतीकात्मक रूप से प्रकट नहीं किया गया है। यदि वैसा होता तो सहनीय हो जाता। संपादक को लगा कि यह आवेग व्यक्ति संबद्ध है, व्यक्ति है, आत्मीय नहीं। लेकिन उसे ऐसा क्यों लगा? मैंने तड़ से जवाब दिया, इसलिए कि वह बौद्धिक रूप से भद्र नहीं है। इसमें निर्णायक बात बौद्धिक नहीं भद्रता है। कविता में किसी गाली का प्रयोग नहीं किया गया था या कोई अभद्र शैली अपनाई नहीं गई थी। यह भद्रता किसी कस्बे की नहीं है, वरन वह बड़ी राजधानियों की कुलीन भद्र बरामदों की सभ्यता के कॉम्प्लेक्शन शेयर करती है। बड़ी बड़ी प्रांतीय राजधानियाँ अब दिल्ली जैसे वर्ल्ड कैपिटल में सम रही हैं, कस्बे शहरों तक खिंचती जा रही हैं। उसकी यह बात कुछ तो समझ में आई और कुछ नहीं। उसने सिर्फ हाँ हाँ कहा। मैंने अपनी बात का स्पष्टीकरण करते हुए कहा, नई कविता में दो तबके काम कर रहे हैं। एक वो जो खाते पीते वक्त सुरक्षित लोग हैं, उन्हें खूब अच्छी फुर्सत है, अच्छी फुर्सत, उसका वे सदुपयोग भी करते हैं। उन्हें महत्वपूर्ण पुस्तकें सुलभ हैं, वे कला कुशल भी हैं। इससे अलावा उनमें से बहुतेरे में वैज्ञानिक दृष्टि भी है। तुम शहर के या कस्बे के अधपद गरीब लोग हैं, तुम शहर के या कस्बे के अधपद गरीब लोग हैं। तुम्हारी परिस्थितियां में जीवन का मानवीय यथार्थ रक्ताल है। तुम एक यंचक्र में पिस रहे हो, वहाँ फंसी हुई हालत में तुम मानव संबंध का साक्षात करते हो। तुम में क्षोभ और क्षोभपूर्ण यथार्थ के अंकन के प्रति, आवेश के प्रति आग्रह होना स्वाभाविक है। इनमें इस आग्रह को इस अच्छी निगाह से नहीं देखा जाता। तुम्हारे अपने यथार्थ में तुम अन्यायपूर्ण संशोधन चाहते हो। उनके लिए एक कार्य उनके जीवन संदर्भ से रहित अपने को पीसने वाली परिस्थितियों और प्रवृत्तियों को उनके नंगे पार्श्विक रंग से पेश मत करो। यह कला नहीं है। क्या वह ऐसा खुलकर कहेंगे? हरगिज नहीं। वे मूर्ख थोड़े ही हैं जो सबके क्रोध का भाजन बने, किंतु वे नई कविता के विन्यास के संबंध में जो अभिरुचि अपनाते हैं, वह ऊपर से निर्दोष होते हुए भी उसका प्रयोग वे इस प्रकार करते हैं कि उग्रतामूलक आलोचनात्मक कर्म प्रधान भावना रिस्पेक्टेबल ना बन पाए, वह सड़क छाप ही बनी रहे। अभिरुचि के संस्कार का ठेका उन्होंने नहीं लिया। अगर चाहो तो इसे तुम भी खूब अच्छा निखार सकते, किंतु उनका कला कुशलता की अपेक्षा करने और उस पर अपना स्वयं का अधिकार न करना गलत है। मेरी इस देख वाक्य को मेरा मित्र ध्यानपूर्वक सुनता रहा। उसे सिर्फ इतना ही कहा, हाँ आपने मेरे दिल की बात कह दी। किंतु वह और भी आगे गया। उसने मुझसे जो कुछ कहा वह मेरे लिए अन्य महत्वपूर्ण। उस बात को मैं अपने शब्दों में रख रहा हूँ। काव्य सत्य भावना प्रसूत है, परंतु उस काव्य सत्य का नैतिक उत्तरदायित्व है। हम उसे केवल काव्य सत्कार कहकर नहीं टाल सकते। वह सत्य हमारे व्यक्तित्व से कुछ मांग करता है। मैंने जवाब दिया, हाँ, वी शुड नॉट डिजर्ट ओवर ऑन क्लास। हम यदि गरीब मध्य वर्ग में पैदा हुए तो हम उसकी भाव स्थितियों को ज़रूर बताएंगे। प्रश्न विषय का भी है और दृष्टिकोण का भी। हम में भी बहुतेरे ऊपर की श्रेणी में मिल गए हैं। वे हमारी भावनाएं प्रकट नहीं करते, कोई दूसरी दृष्टि प्रकट करना चाहते हैं। वह मुस्कुराया और शायद उसकी आंखों के सामने कोई साहित्यिक दृश्य खिले जो स्वयं बहुत गरीब घराने में तो पैदा हुए थे, किंतु अब वे अपनी जन्म धात्री धन्य से पराये होकर न ऊपरली श्रेणी की उपलब्धियों के वास्तविक निष्कर्षों से रम सके, न अपने बंधु बांधवों की पीड़ा भरी विवेक दृष्टि से अपना सके। यहीं पर ये वाला जो टॉपिक है समाप्त होता है और अगला टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। क्या नाम है? एक मित्र की पत्नी का प्रश्न चिन्ह। ये क्या प्रश्न चिन्ह है वो हम जान लेते। अगर आप मुझे सच कहने की इजाज़त दे तो यहाँ पर देख लीजिए, तो मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूँगा कि व्यक्तियों में मेरा संबंध बहुत अजीब किस्म का है। इसका कारण यह है कि व्यक्तित्व का जो शोषण मैंने अपने तय कर रखा है, उसका यही विश्लेषण से कोई संबंध नहीं है जो मैंने उस व्यक्ति से बचने के लिए अपने लिए तैयार रखा है। मसलन हमारे एक दोस्त हैं, बहुत साधारण व्यक्ति हैं, लेकिन अगर आप उनकी विश्लेषण एनालाइज करेंगे, विश्लेषण करते जाएंगे तो केवल आप असाधारण प्रति नहीं होंगे, वरन उनमें आपकी दिलचस्पी भी बढ़ती जाएगी, एक गहरी वैज्ञानिक दिलचस्पी। हाँ, उनके बारे में सच्ची और सही राय के लिए ज़रूरी कि उनके प्रति देखने की आपकी दृष्टि से कोई सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक स्वार्थ भी ना हो। लेकिन मुझ में तो बहुत तेरे सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक स्वार्थ है, इसलिए मैं एक विश्लेषण तो ऐसा तैयार करता हूँ जिसका अंतिम उद्देश्य केवल अपनी आत्मरक्षा तथा उसके संबंध में अपनी दृढ़ता को
और मजबूत करना। मैंने जिन मित्रों का जिक्र किया, मुझे मालूम है कि आमुक समय आमुक अवसर पर आमुक प्रकार से ये मेरे हनन के इच्छुक होंगे, यानी कि मुझे किसी न किसी गहरी उलझन में डाल देंगे। उन मित्र महोदय ने मुझे एक ज़माने में बड़ी गहरी मदद की थी। वह मेरे संकटराता रहे। उन्होंने जो भी मेरी मदद की वह हस्तामल कवत थी, हाथ का मैल थी। यद्यपि वह मेरी तई महान सहायता के रूप में आई, मुझे वह सहायता प्रदान करने की वजह से उन्हें तकलीफ़ तो कुछ हुई थी नहीं, कुछ तकलीफ़ तो नहीं हुई। वह असुविधा का तो सवाल ही नहीं उठता। लेकिन अब वे मान लीजिए मुझे दी गई है सहायता के फलस्वरूप मुझ पर अधिकार, तो क्या एक अधिकार भाव से कुछ ऐसे सुझाव मेरे लिए आदेश हैं, मतलब सुझाव हैं या आदेश हैं पता नहीं, दे रहे हैं जिन्हें अमल में लाना मेरे लिए बहुत ही नामुमकिन है। वह कह रहे हैं कि मैं साल भर उनके साथ उनके घर पर रहूं। इसका मतलब यह हुआ कि मैं उनकी मुसाहिबी करूं, बस उनके दरबार में डटा रहूं। उन्हें मेरे समय की कोई कीमत नहीं। कहने को तो उन्होंने यह कहकर रखा है कि मुझे उनकी बीवी को लॉजिक पढ़ाना होगा। पहली बात तो यह है कि उनकी बीवी कभी लॉजिक पढ़ नहीं सकती। वह लॉजिक की सीधी सादी मुस्कुराहट है। असल में मेरा पेशा यह होने वाला है कि सिर्फ पतिदेव के वरन पत्नी महोदय की भी हृदय गाथा सुनाया करूं। हृदय की गाथाएं एक ऐसा शब्द समूह है कि रात में डर कर नींद से उठ बैठता हूँ। इसका कारण यह है कि दंपति सारी बातों में एकदम व्यवहारिक है, लेकिन मेरे पति आवश्यक अधिक भावुक है। मैं आया कि उन्हें ऐसा लगता है जैसे मिठाई थाल आ गया है। उन्हें लेके मैं बहुत सीधा साधा, बहुत भला भोला, यानी दयनीय रूप से निर्बुद्ध मूर्ख अपने कैसे कहूँ, बस यही मेरी सबसे बड़ी विशेषता है। अब उन्हें कैसे कहूँ कि मैं उनसे बचने के लिए तरकीब सोच रहा हूँ। कई चालों एक साथ चला जाता हूँ। वस्तुतः उनसे घृणा करता हूँ, क्योंकि उनके प्यार में एक नाटकीयता है। सॉरी बच्चों, 1 मिनट। आत्मबद्ध भाव है। स्पष्ट है कि उनकी बीबी लॉजिक क्या पढ़ा, जब उन्हें देखते ही मेरे सिर पर लॉजिक सवार हो जाता। मुझे न मालूम किसी विरक्ति की मिली आने लगती है। सॉरी बच्चों, 1 मिनट बस। सॉरी, मैं वस्तुतः उनसे घृणा करता हूँ, क्योंकि उनसे प्यार की एक नाटकीयता है, घोर आत्मबद्ध भाव। स्पष्ट है कि उनकी बीवी लॉजिक क्या पढ़ा, जब उन्हें देखते ही मेरे सिर पर लॉजिक सवार हो जाता है। मुझे में नामालूम कैसी विरक्ति की मिट्टी आने लगती है। मैं उनसे एकदम मुझसे अलग हो जाऊं, ऐसा मिट्टी सी आने लगती है। ऐसा लगता है जल्दी से मैं उनसे अलग हो जाऊं, कहीं दूर चला जाऊं। मैं उनसे एकदम दूर और बहुत दूर जाना चाहता हूँ, लेकिन जब तक मैं इस शहर में हूँ इस असंभव हो। फिर मैं ये सोचने लगता हूँ कि आखिर वे मुझे इतना चाहते हैं तो इनका क्या दोष है। वे अपने हृदय की गाथा मुझे नहीं सुनाएंगे तो और किसे सुनाएंगे। यह मेरी महान अहम वृत्ति है कि मैं उनको टालना चाहता हूँ, और अपने इस मनोवैज्ञानिक स्वार्थ की प्रेरित होकर मैं उनका विश्लेषण करने लगता हूँ। यह लगता है कि असंगत है, यह स्वार्थ है। फिर भी उस स्वार्थ का एक ऐसा पहलू जिससे मुझे रक्षा करनी है। यदि मैं उन्हें आत्मसमर्पण कर दिया तो समझ ली कि मेरी शामत आ गई। मेरे बाल बच्चे, मेरा स्वयं का व्यक्तिगत जीवन में खुद का लिखना पड़ना, यानी मैं सब बेकार, या मैं बेभाव नीलाम हो जाएगा। मैं इतना सस्ता नहीं हूँ। उन्होंने मुझ पर उपकार क्या किया, मेरी सारी ज़िंदगी खरीदने की उन्होंने नैतिक क्षमता पाली, और अब इस नैतिक दृष्टि से उनके अपने फुर्सत के समय मेरी निजी उपस्थिति की, उनके अपने अधिकार का वे जो निर्मम प्रयोग करते हैं, तो मैं हैरत में रह जाता। उनकी यह अधिकार भावना मुझे अत्यंत अविवेकपूर्ण मालूम होती, और सिर्फ उसे ही धक्का देने के लिए मैं कल उनकी यहाँ नहीं गया। लेकिन मैं सोचता हूँ कि नैतिक दृष्टि से प्राप्त अपना अधिकार छोड़ने के लिए कोई भी तैयार नहीं होता। मैं तैयार नहीं होता। आखिर कमज़ोरी को उचित ठहराने के लिए मैं तो मनुष्य बन जाता हूँ। इसलिए उनकी मनुष्योचित कमज़ोरी को
मैं क्यों ना मान कर चलूं, और जो कमज़ोरी सब मनुष्य की हो सकती है वह कमज़ोरी नहीं बल्कि मनुष्य की प्रकृति का गुणधर्म है। इसलिए व्यक्तित्व के विश्लेषण का कोई दूसरा रूप होना चाहिए। मेरा अनुभव यह बताता कि साधारणतः व्यक्तित्व का विश्लेषण करते समय विश्लेषण अपनी प्रकृति और स्वभाव का अधिक प्रयोग करता। यह स्वाभाविक ही है, किंतु सुनने वाले की दिलचस्पी उसके विश्लेषण से न बढ़कर उस विश्लेषणकर्ता की प्रकृति स्वभाव से ज़्यादा बढ़ जाती है। यह होती है अपनी भी उसकी अनुभव किया होगा, तब बड़ा मज़ा आता है। विश्लेषण से अधिक जहाँ विश्लेषणकर्ता स्वयं महत्वपूर्ण बन जाए वहाँ मनुष्य स्वभाव का क्या होना। इसलिए मैं कहता हूँ विश्लेषित और विश्लेषक के बीच में जो विचित्र और विशेष मानव संबंध होते हैं उनके विचित्र और विशेषता में मेरी जिज्ञासा का विषय होने के कारण मैं साधारण लोगों के विश्लेषणों पर अधिक विश्वास नहीं कर पाता। इससे अच्छा यह है कि विश्लेषित और विश्लेषक के बीच मानव संबंधों के संदर्भ में ही विश्लेषित और विश्लेषक का भी अध्ययन हो। कुल मिलाकर मैं अपने आप को बहुत ही मूर्खतापूर्ण स्थिति में पाता हूँ, क्योंकि मैं भी विश्लेषक हूँ और विशेष मानव संबंधों से आधार पर ही विश्लेषण करता हूँ। तब मैं अपने से यही पूछता हूँ कि क्या मानव संबंध रहित होकर यानी अपने से ऊपर उठकर व्यक्ति विश्लेषण संभव है। मात्र तक कहता है कि यह बिल्कुल संभव। मनुष्य अपने से परे जा सकता है, वह जाता भी है, गया भी है और जाएगा भी। विभिन्न प्रकार के प्राप्त अनेक तथ्यों का संग्रह कर वह अवश्य व्यक्ति विश्लेषण कर सकता है और उसने किया भी है तथा वह करता भी जाएगा। किंतु उसका विश्लेषण सही है, उसका क्या परिणाम, इसकी कौन सी कसौटी? क्या वह छाती पर हाथ रखकर यह कह सकता है कि उसका विश्लेषण एकदम सत्य है? अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं कह दूंगा मेरे पास एक ऐसी किसी कसौटी का अभाव है। हाँ, अपने अनुभव से मैं यह कह सकता हूँ कि अमुक निर्णय में सत्यांश है, खूब काफी और डटकार, लेकिन मेरे अपने अनुभव में सत्य कसौटी नहीं मान सकता, क्योंकि मेरे किसी भी अनुभव का एक हिस्सा मेरे अपने कृत्रिम स्वभाव से उत्पन्न हुआ है। हाँ, यदि अनुभव सार्वजनिक हो तो आम हो तो उसमें सत्यता की मात्रा बढ़ जाती है। फिर भी अनुभव को अंतिम कसौटी से नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यह देश काल निर्मित सोक्रेटिस को बहुत बुरा आदमी कहकर ही फांसी दी गई थी और अनेक शहरी अपने ज़माने में बहुत बुरे बनकर ही मरे। मैं इस पूरी उलझन को पूरी तरह सुलझा नहीं पाता, यह कठिन है और इसलिए मैं अपने किसी विश्लेषण को अंतिम मानने से इनकार कर देता हूँ। पता नहीं क्यों लोग स्वयं कृत विश्लेषण पर जितनी दृढ़ आस्था और निष्ठा रखते हैं वह मुझे बड़ी अविवेकपूर्ण मालूम होती है। इसके विपरीत मैं स्वयं भी जो मनोवैज्ञानिक व्यक्ति विश्लेषण किए रखता हूँ वह मुझसे समाधान और संतोष नहीं देता है। देखिए ना, व्यक्तित्व के नामालूम कितने ही पहलू हैं जो मुझमें छिपे हुए हैं, जैसे पंखुड़ी के भीतर पंखुड़ी अथवा प्याज के पर्दों के अंदर की परतें। फिर व्यक्तित्व का जो रूप आज हमें दिखाई देता है वहाँ तक स्थायी है, हम नहीं कह सकते। तीसरे सबसे बड़ी बात यह है कि व्यक्ति के निर्माण की कार्य कारण परंपरा का यदि अध्ययन करें तो हम देखेंगे कि व्यक्तित्व का निर्माण में चेतन मन का रोल बहुत ही कम होता है और उससे कम रोल संकल्प शक्ति का। दोनों के रोल निसंदेह कम होते हैं, लेकिन होते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण, इतने महत्वपूर्ण कि उन्हीं के कारण मनुष्य। फिर भी आप जिसे व्यक्तित्व या चरित्र कहते हैं वह चेतन काम के बहुत बाहर की चीज़ है, मानो हीरे की धारण किए हुए एक शिला। आत्म साक्षात्कार बहुत आसान है, स्वयं का चरित्र साक्षात्कार अप्रयत्न कठिन है। मैं अपना चरित्र साक्षात्कार नहीं करता, लेकिन अन्यों का चरित्र विश्लेषण करने बैठ जाता हूँ और मैं जब उनके सम्मुख इस प्रकार विश्लेषण करने बैठ जाता तब उन्हें आघात होता, इसलिए कि उनका चरित्र उनकी आंखों से ओट है। और जब वे मेरा चरित्र विश्लेषण करने लगते हैं तब मैं भी क्रुद्ध हो जाता हूँ, क्योंकि मेरा चरित्र भी मेरी आंखों से ओट है, अलग है, छुपा हुआ है। मतलब यह है कि हम आंखों से ओट अपने कोनों के शिकार किसी को करने देना नहीं चाहते, आंखों की ओट से बचाना चाहते हैं। यह चरित्र आम निर्मित तथा परिस्थिति निर्मित होने के कारण हम निर्णायक महत्व आम तत्व को दें या परिस्थिति को एक प्रश्न है जिसका जवाब संतोषजनक और समाधानकारक रूप से अब तक नहीं दिया जा सकता। वैसे भी पहले मुर्गी आई या अंडा, इस प्रश्न का उत्तर समाधानकारी रूप से कहाँ मिलता? आत्म पक्ष और परिस्थिति पक्ष एक ही
वास्तविकता के दो अंग है और इन दोनों में से एक गहरे अंत संबंध में जिनका सही पूर्ण ब्यौरा देना नामुमकिन है। इसलिए साहित्य मनुष्य के आशंकित साक्षात्कारों के बिंबों की एक मालिका तैयार करता है। ध्यान है कि यह सिर्फ बिंब मालिका है और इसका सारा सत्यवत और औचित्य मनुष्य के जीवन या अंतर जगत स्थित है। क्योंकि सभी मनुष्य के अंतर जगत होते हैं, इसलिए उनके औचित्य और असत्व की अनुभूति सार्वजनीय होती है। लेकिन ध्यान रहे कि अनुभूति का होना सत्यवत की कसौटी से नहीं है और हम साहित्य में रम भले ही जाएं, उससे हम सत्य नहीं, सत्य का एक पर्सपेक्टिव, एक दिशा दृश्य, एक डायनेमिक्स, एक आभास ही मिलेगा, एक रोशनी ही मिलेगी, सिर्फ एक रोशनी, सत्य का प्रकाश। सत्य से भिन्न सत्य में प्रकाश ही प्रकाश है, किंतु हमें प्रकाश से सत्य को ढूंढना है। हम केवल साहित्यिक दुनिया नहीं, वास्तविक जीवन में रहते, इस जगत में रहते साहित्य पर आवश्यकता से अधिक भरोसा रखना मूर्खता है। मतलब यह है कि हमारी इतनी बड़ी विवशताएं हैं कि हम व्यक्तित्व या चरित्र की वैज्ञानिक विश्लेषण पर 100% भरोसा नहीं रख सकते। हमें नहीं रखना चाहिए, फिर भी मनुष्य के पास वैज्ञानिक बुद्धि है, तटस्थ भाव भी है और इसका अनवरत प्रयोग अत्यंत आवश्यक और जहाँ तक बने अपने से परे होकर इस प्रकार का वैज्ञानिक विश्लेषण जरूरी भी है और मनुष्य उसे करता भी है। किंतु यदि उसकी सीमाएं समझ ली जाएं तो हम व्यर्थ के राग द्वेष और व्यर्थ की स्वतंत्रता से बच जाते, साथ ही आत्मरक्षा से भी कर लेते। और यदि तटस्थ निर्मल भाव से किया गया वैज्ञानिक विश्लेषण काफी से सत्यांश भी प्रकट करता है तो व्यक्ति पर हमारा अधिकार भी बढ़ जाता है। इसलिए मेरा सुझाव है व्यक्तित्व का विश्लेषण दो प्रकार से किया जाए, एक तो केवल विबुध आत्महित के भाव से, दूसरे सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक स्वार्थ को हटाकर यदि हम अपने जीवन को एक उपन्यास समझ ले तो हमारे जीवन में आने वाले लोगों केवल पाठ तो ज़्यादा युक्त होगा और हमारा जीवन भी अधिक रसमय हो जाएगा। लेकिन यह सब मैं क्यों लिख रहा हूँ? इसलिए कि आज की जिंदगी कुछ यूं है कि उससे एक दूसरे को लेकर बहुत जहर उगलता है। मेरे एक दूसरे के लिए नफरत ही नफरत है। जितनी निष्ठा व्यक्ति विश्लेषण में बतलाई जाती उतनी ही वातावरण अधिक कड़वा हो जाता है, बीस कड़वा हो जाता है। लगता है कि लोगों की मिथ्या विश्लेषण पर आदत पड़ गई है। यह मिथ्या वाली विश्लेषण करने वाली मिथ्या जो मिथक है उसकी आदत पड़ गई है। यह बौद्धिक व्यवहार अहंकार के एक बड़ा भारी विक्षेप हो गया। ऐसा क्यों? मध्यवर्गीय लोगों में बैठे ठाले का यह मजेदार रोग इसमें ठसपने को बताता है। उनमें हृदय में व्याप्त है। वे अब आपसे इस प्रकार के विश्लेषण से जितने घनघोर आस्था प्रकट करते हैं उतनी अनास्था मनुष्य के विकास में होती जाती है। मैं अपनी अनास्था से शुरू होकर आस्था में आ जाता हूँ। वे आस्था से शुरू होकर अपने अनजाने ही या जानते में भी मात्र शुद्ध अनास्था में विलीन होने लगते हैं। यह अच्छी बात नहीं है। इसलिए मैं अपने वैज्ञानिक चरित्र विश्लेषण को केवल काम चलाऊ कार्य मान्यता के रूप में ही ग्रहण करने की तायीद करता हूँ। क्या यह गलत है? यदि यह सही है तो मैं अपनी उपकारी मित्र और उसकी पत्नी महोदया के प्रति क्यों न उन्मुख रहूं। ज़रूर मैं उनकी बीबी को लॉजिक पढ़ाऊं, लेकिन उस महिला को लॉजिक पढ़ाने की याद आती मैं अपने ही इस तायीद को भूल जाता हूं कि उनके बारे में जो मैंने राय बना रखी है वह सिर्फ काम चलाऊ कार्यकारी मान्यताओं। मेरी सांस फूलने लगती है, मानो मुझे विकट परिस्थिति का सामना करना पड़ रहा। आखिर मैं अनुभवों को कैसे झुटलाऊं? उनके बिना तो ज्ञान असंभव है। इन्हीं अनुभवों के द्वारा ही मुझे दुनिया की पहचान होती है। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि इस अनुभव से ज्ञान प्राप्त करना या अज्ञान प्राप्त करना मेरी योग्यता पर, मुझे संक्षिप्त ज्ञान तत्वों पर ही निर्भर है। ज्ञान से ही ज्ञान खिंचता है, ज्ञात से अज्ञात की ओर जाया जाता है, ज्ञात से ज्ञात की ओर जाना एक गोल गोल वर्तुल में घूमना है। इसलिए मैं लॉजिक पढ़ाने के अनुभव के दौरान इस बात को ध्यान रखूं कि आगे चलकर मुझे इस व्यक्तित्व के बारे में कौन सा नया ज्ञान यानी अज्ञात का ज्ञान प्राप्त हुआ। लेकिन मुझे अज्ञात से डर लगता है। न मालूम कौन सा अज्ञात अब मेरा इंतजार कर रहा है और यह मानने के लिए प्रवृत्त हूँ हर तरह के अज्ञात के प्रति आकर्षित होना बुद्धिमत्ता नहीं है। मैं इस दुनिया में पड़ा रहता हूँ कि मुझे इल्हाम होता है। इल्हाम के बगैर हम लोगों का चल नहीं सकता। वही है एक इल्म हासिल होता है और इल्म हासिल के बगैर हम लोग चल नहीं सकते। हम लोगों का चल नहीं सकते। वह यह है कि अपनी ज्ञान की भी सीमाएं और उनकी व्यवस्थाएं समझो और इसलिए
अन्यों के संदेह का फायदा दो, किंतु साथ ही व्यवस्थाओं के पराजित होने की आवश्यकता नहीं। ज्ञात से अज्ञात की ओर आने के कार्यक्रम बना डालो, डरो नहीं। ज्ञात से अज्ञात की ओर जाने से ज्ञान की व्यवस्थाएं टूटती रहेंगी, उनकी सरहदें टूटती रहेंगी। लेकिन जिस दिन आप केवल ज्ञात से ज्ञात की ओर जाएंगे, उस दिन केवल अपनी ही कील पर अपने ही आसपास घूमते रहेंगे। ये अच्छा नहीं। इसलिए आपको अज्ञात से डरने की ज़रूरत नहीं है। एक बार अज्ञात के हिस्से को ज्ञात बना लेने पर पहले से ज्ञात भी कुछ नया रूप धारण करेगा। उसकी नया रूप धारण करने दो। यह उसकी क्रिया में बाधा मत डालो। और यहाँ पर यह पार्ट ख़त्म हो जाता है, एंड हो जाता है। और अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे नए जन्म की कुंडली। तो नए जन्म की कुंडली और 1 और 2 जो पार्ट है वो से पढ़ेंगे। और आज हमारा जो पार्ट था, पार्ट 5 में सड़क को लेकर एक बातचीत, एक मित्र की पत्नी का प्रश्न चिन्ह क्या था, उसको हमने जाना। ऐसे ही हम अगले पार्ट में लेके आते रहेंगे। तब तक के लिए बाय। और जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं करा वो सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, अपने साथी सहपाठियों को शेयर करेंगे, जिससे वो हमारी वीडियो का लाभ उठा पाएँ। ये सारे टॉपिक UGC नेट, JRF, TGT, PT इन सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। चलो बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस रहे, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहे। जय हिंद, जय भारत।